उसे कहते हैं उड़ीसा का सोमवंश। ठीक। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास। ठीक है, और छत्तीसगढ़ इतिहास में कुछ सेक्शन पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और अब उसी क्रम में जो है आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आधा हिस्सा पढ़ चुके हैं जब कुछ टॉपिक का। ये कौन सा है? सिरपुर के पांडु वंश। ठीक, तो थोड़ा सा पहले ब्रेकअप लेता हूं मैं। ठीक, तो आरंग ताम्रपत्र, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, कौन सा है? किस नदी के किनारे जो है उसने वो ताम्रपत्र जारी किया था? किस नदी के किनारे? स्वर्धा नदी। बता रहा ना, ये कौन सा है? स्वर्धा नदी है। अब ये भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, इधर थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, सॉरी। और ये मुझे नहीं भी आ तो तो राजर्षि तुल्य वंश में शासक कौन कौन है? पहला कौन है? सूरा। सूरा के बाद फिर दैत। दैत के बाद फिर विभीषण। विभीषण के बाद फिर दैत। उल्टा हो गया ये। पहले क्या है? दैत। पहले क्या है? सूरा, इसलिए सूरा वंश भी कहते हैं ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहला क्षेत्रीय राजवंश कौन है? राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, और राजर्षि तुल्य वंश में पहला जो है, पहला शासक है वो कौन है? सूरा। सूरा के बाद फिर कौन है? दैत प्रथम। दैत प्रथम के बाद फिर कौन है? विभीषण। विभीषण के बाद फिर कौन है? भीमसेन प्रथम। भीमसेन प्रथम के बाद दैत द्वितीय। दैत द्वितीय के बाद भीमसेन द्वितीय। अब भीमसेन द्वितीय के हमें ताम्रपत्र मिले हुए हैं, कहां से? आरंग से। किस नदी के किनारे जारी किया हुआ है? स्वर्धा नदी है। स्वर्धा नदी जो है स्पष्ट नहीं है कि सोन है कि क्या है ये। ठीक है, कम से कम सोन नदी नहीं है, क्योंकि वहां पर उनकी लोकेशन नहीं है। ठीक, इसमें उनके जो है राजवंश किसकी उपाधि धारण करते हैं? ये राजयोगी का ये। और एक कौन सा है? महाराज। और मुद्रा में जो है इनका राजमुद्रा में क्या है? सिंह। एक कौन सी भाषा? संस्कृत। और किसका प्रभाव इस पर? गुप्तों का प्रभाव है ये। किसका प्रभाव है? गुप्तों का ये। ठीक, उसके बाद फिर मैंने दूसरा एक और बताया था, मैकल क्षेत्र में। मैकल में कौन है? मैकल के पांडु वंश भी है। मैकल में क्या है? पांडु वंश। अभी उसको नहीं बताया ना मैंने, बचा हुआ है ना वो। ठीक, उसको कर लेंगे ये। तो उसके बाद दूसरा राजवंश कौन था? सरापुरी वंश। दूसरा कौन सा है? सरापुरी वंश। अब सरापुरी वंश में जो है संस्थापक कौन है इनके? सरब राज है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या मानते हैं? सरबपुर। तो सरबपुर के संस्थापक कौन है? सरब राज। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? भानुगुप्त के एराना अभिलेख से। किस सदी का? 5वीं सदी का उत्तरार्ध है। और राजर्षि तुल्य वंश किस सदी का है? 5वीं सदी का, पूर्वार्ध वाला हिस्सा है। ठीक है, अब इसकी पहली राजधानी क्या है? सरबपुर। पहली राजधानी क्या है? सरबपुर। दूसरी राजधानी क्या है? दूसरी राजधानी प्रसन्नपुर। दूसरी राजधानी क्या है? प्रसन्नपुर। और लास्टली क्या है? श्रीपुर। श्रीपुर मतलब सिरपुर, ऐसा समझना है एक्चुअल में वो। ठीक है, 3 राजधानी हो गया। और इसे क्या बोलते हैं? अमरार्य कुल। कौन सा कुल बोलते हैं इनको? अमरार्य कुल। और सूरा कुल मतलब राजर्षि तुल्य वंश। तो ध्यान में रखने, अमरार्य कुल। ठीक है, और इसकी जो है राज चिन्ह मतलब राजमुद्रा में किसका उत्कीर्ण मिलता है? किसका अंकन मिलता है? गजलक्ष्मी का ये। अब उसमें उन लोगों का सिंह। ठीक है, और किस धर्म से संबंधित है ये? वैष्णव। ठीक है, क्या है? वैष्णव। उसके बाद फिर पहला शासक। पहला शासक कौन है इसमें? सरब राज। कौन है पहला? सरब राज। उसके बाद दूसरा नरेंद्र। नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के बाद जयराज। जयराज, मानमात्र और दुर्गराज। उसके बाद सुदेवराज। सुदेवराज के बाद फिर प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज द्वितीय। और साइड में कौन है? व्याघ्रराज।
ठीक है। और प्रवरराज द्वितीय की हत्या किसने कर दिया? इंद्रबल। किसने? इंद्रबल नहीं है। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? सरबराज की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी है? सरबराज की है। किनकी जानकारी? सरबराज की है। ठीक है। और वो भानुगुप्त के जो है सामंत, उसके मित्र और सामंत, क्या नाम बताया था मैंने? गोपराज। तो गोपराज कौन है? सरबराज। कौन है? सरबराज। सरबराज के बाद फिर कौन आया सत्ता में? नरेंद्र। कौन है? नरेंद्र। और नरेंद्र, ठीक है, इसकी राजमुद्राओं में क्या मिलता है? गज, भित्ति, लक्ष्मी। ठीक है। और इसके जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, इसके ताम्रपत्र मतलब कितने? 2 ताम्रपत्र, 3 ताम्रपत्र है। एक कौन सा है? पीपरदूला वाला है। तो कैसे याद रखना है एक्चुअल में? ये पीपरदूला ताम्रपत्र मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? नरेंद्र की बात कर रहा हूं। एक पीपरदूला ताम्रपत्र है और एक कुरूद है और एक क्या है? वो मल्हार वाला ताम्रपत्र। ठीक है, वैसे ध्यान में रखना है ये। उसके बाद फिर जो है इसके बारे में वो अपने जो सैन्य अभियानों से बड़ी मात्रा में विजय प्राप्त किया है और तलवार की धार से जो है पृथ्वी के बड़े क्षेत्र को जीत लिया। यही वाला है ये। ठीक है। फिर कौन आया? प्रसन्न मात्र। फिर कौन है? प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र ने एक बड़ा काम किया, प्रसन्नपुर नगर की स्थापना किया। प्रसन्नपुर उसने एक टकसाल भी बनाया हुआ है। ठीक है। और साथ में प्रसन्नपुर में क्या है? एक किला भी बनवाया हुआ है। उसने जो है स्वर्ण सिक्के और साथ में चांदी के सिक्के जारी किए। और स्वर्ण सिक्के में किसका अंकन मिलता है? गरुड़, शंख और चक्र, मतलब भगवान विष्णु को उपासक रहा होगा। ठीक है, भगवान विष्णु का उपासक। अब इसके बाद अब इसके जो लिपि जो मिली हुई इनकी, लिपि में किसका है? पेटिका शीर्ष लिपि है। ठीक है, पेटिका शीर्ष लिपि है। और यह भी जानकारी मिलता है कि जो जेठानी मंदिर है, देरानी जेठानी मंदिर कहां पर? ताला गांव में। ठीक है, उसको भी उन्होंने जो है कुछ गांव दान में दिए थे। ठीक है। उसके बाद फिर कौन है? जयराज, मानमात्र और दुर्गराज। जयराज, मानमात्र और दुर्गराज। ठीक है। तो बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है, मगर 3 ताम्रपत्र है, एक आरंग, एक मल्हार और एक अंगूरा ताम्रपत्र। 3 ताम्रपत्र है यह। ठीक उस तरफ हम किसके बात किए थे? पीपरदुला, पीपरदुला और कुरूद और मल्हार। तो किसका है? नन्नराज का। ठीक है। अब वो नरेंद्र, सॉरी, नंदराज कहां से आ गया? नरेंद्र। ठीक है। और भीमसेन द्वितीय के कौन सा है? आरंग ताम्रपत्र है ये। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ याद रख लेंगे, दिमाग में रहेगा ये। ठीक है। अब उसके बाद फिर इसमें बहुत ज्यादा तो इसमें नहीं, इसमें जाना नहीं है। अब इसके जो है 3 पुत्र, जयराज के 3 पुत्र हुए। एक है सुदेवराज, सबसे बड़ा है, और प्रवरराज और व्याघ्रराज। तो सुदेवराज राजा बना। फिर सुदेवराज क्या बोलते हैं? महासुदेवराज। महासुदेवराज। और महासुदेवराज इसके जो है इसके इसके शासनकाल में एक व्यक्ति जो बाहर से आया, क्या नाम है उसका? जो कलिंजर क्षेत्र से जो है, जब वहां पर कुछ राजपाट नहीं मिला तो वहां छोड़कर कहां आ गया? दक्षिण कौशल आ गया। दक्षिण कौशल आया और यहाँ पर पहले थोड़ा सा छोटा नौकरी किया। उसके बाद राजा को विश्वास पात्र बन करके जो है उसने राजकुमारी से भी विवाह कर लिया। ठीक है। और उसके बाद बड़ा पद मिला। तो कौन सा पद मिल गया उनको? सर्वाधिकाराधिकृत। सर्वाधिकाराधिकृत, कोई सर्वाधिकाराधिकर्ता भी कह देते हैं ये। ठीक है, मतलब सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है इनको, ऐसा मान के चलिए। राजा की अनुपस्थिति में जो निर्णय ले सकता है, ये सबसे प्रधान सलाहकार हुआ। तो बड़ा विश्वास पत्र बन गया। और जो विश्वास पत्र होता है सामान्यतः जो है धोखा वही पर होता है। ठीक है। और इसी क्रम में फिर जो है जब राज्य का जो है अंतरिम बंटवारा किया, सुदेव राज का जब राज्य में बंटवारा किया, उसने राज्य का 3 भागों में बांटा। वही था ना ये 3 भाग। तो 3 भाग में एक किसको मिल गया? मल्हार वाला क्षेत्र किसको मिला? मिलते हैं ऐसे इंद्रबल को। वो अब मल्हार का जो पूर्वी क्षेत्र है और एक दक्षिणी क्षेत्र, वो बाकी उनके 2 पुत्रों को मिल गया। ये समझा ना ये। मगर वो उनके जो पुत्र है वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, इस तरफ संघर्ष उनका चलता रहता है। और इसी संघर्ष की प्रक्रिया में जो है पहले पहले जो है राजा कौन बनता है? प्रवरराज प्रथम, फिर प्रवरराज द्वितीय। ठीक है। प्रवरराज द्वितीय के समय जो है फिर फाइनली क्या होता है? इंद्रबल उर्फ भरतबल। इंद्रबल उर्फ भरतबल, इनके द्वारा सरपपुरी वंश के अंतिम शासक कौन? प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर दिया।
यही स्टोरी है इसकी एक में ये। ठीक है, उसके बाद फिर जो है अब शुरुआत किसका हो जाए, किसका शुरुआत हो जाएगा, सिरपुर के पांडु वंश का। सिरपुर के पांडु वंश, तो अब सिरपुर के पांडु वंश कहां तक लिखे इसको आप लोगों ने नोट डाउन किया है कल ना? हर्षगुप्त तक हुआ है, ठीक, उसको नोट डाउन नहीं किए हम लोगों ने अभी। कल जो है लाइट बंद हो गया था तो फिर वो पीडीएफ भी नहीं कर पाया मैंने, ठीक है। उसको फिर थोड़ा सा लिख लेते हैं, पहले थोड़ा सा याद करते हैं इनको, सिरपुर के पांडु वंश को। क्वेश्चन जो बहुत टिपिकली छोटे छोटे पूछते थे इनमें से, और ज्यादातर जो है राजाओं को मिलान करने के लिए किस राजवंश से संबंधित है ऐसे भी ये, या फिर उस राजवंश के वो राजा से संबंधित कुछ कुछ विशेष बात दे देगा, जैसे कि पिपरदुला ताम्रपत्र किसका है, ये नरेंद्र वाला है ये, ठीक है, ऐसे करके ये। तो सिरपुर के पांडु वंश में शासक, अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिरपुर के पांडु वंश। तो मुझे फटाफट बताइए, मैं यहीं पर साइड में लिख लेता हूं तो इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और उसका लिखना भी हो जाएगा ये। इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिरपुर के पांडु वंश। बाकी सामान्य जानकारी हम पहले कर चुके हैं, लिखे हैं ना, इसके सामान्य जानकारी पहले लिखे हैं। हाँ, तो अब सीधा मैं लिख रहा हूं इसमें प्रमुख शासक, बस नाम लिख दूंगा फिर उसको याद कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो प्रमुख शासक, प्रमुख शासक में बताइए मुझे कंटिन्यू में, नंबर 1 कौन है, नंबर 1 में कौन है, उदयन है। उदयन मुख्यतः यहां पर शासन नहीं किया है, ये मुख्यतः कहां के क्षेत्र में थे, कलंजर के क्षेत्र में थे ये, ठीक है। और इसके पुत्र इंद्रबल जब कुछ राजपाट नहीं मिला तो वो जो है उस कलिंजर वाले क्षेत्र मतलब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को छोड़कर किस तरफ आ गया, दक्षिण कौशल की तरफ आ गया, यही स्टोरी है ये। दूसरा शासक कौन बन गया इसमें, दूसरा फिर ये आदि पुरुष के रूप में है ऐसा मान लीजिए, ठीक है। और एक जानते हैं आदि पुरुष का जो बलि भी हुआ था, ठीक है। इंद्र, उदयन के बाद कौन आ गया, इंद्रबल, ठीक है, इंद्रबल। इंद्रबल उर्फ कौन है, भरतबल। और भरतबल मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, ये मैकल के पांडु वंश। कौन है, मैकल के पांडु वंश। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे कौन है, इंद्रबल के बाद नन्नराज प्रथम। कौन है, नन्नराज प्रथम। इनको सीधे तौर पे रट्टे मारना ही है, नन्नराज प्रथम। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे कौन है, भवदेव रणकेसरी। भवदेव रणकेसरी का भांडक ताम्रपत्र, उससे जानकारी, भवदेव रण केसरी, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन, तीवरदेव, तो महाशिव तीवरदेव, महाशिव तीवरदेव। और महाशिव तीवरदेव के बाद फिर कौन है, नन्नराज द्वितीय। अब नन्नराज द्वितीय के बाद इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। कौन हो गया, 6, क्या नाम है, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के बाद फिर हर्षगुप्त, ये बड़े शक्तिशाली शासक है हर्षगुप्त। और हर्षगुप्त के बाद फिर महाशिव गुप्त बलार्जुन, ठीक है। और उसके बाद फिर भवदत्त रणकेसरी, ठीक है। हाँ हाँ, लास्ट क्या है, शिवनंदी, ठीक है। थोड़ा सा रट्टे मार लेते हैं, ठीक है। तो पहला शासक क्या बताया था मैंने, उदयन, ठीक है। इसमें कुछ जैसे कि इसमें इसकी राजधानी, तो राजधानी क्या है इनका,
सिरपुर है ये। किस वंश की बात कर रहे हैं? सिरपुर के पांडु वंश। तो सिरपुर के पांडु वंश के आदि पुरुष कौन है? उदयन है ये। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे से मुझे मैसेज करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे और मैं बोल रहा हूं उसको। ठीक, हाँ, तो तो आदि पुरुष कौन है? उदयन है ये। ठीक, और राजधानी क्या है? श्रीपुर। किस नदी के किनारे? महानदी किनारे। महानदी के दाहिने की तरफ कि बाएं तट तरफ? ठीक है, एग्जाम में से पूछेगा तो पता चलेगा। ठीक है, हाँ। अब इनकी उपाधि क्या है? बहुत सी उपाधि है। एक तो क्या है? क्या है? परम भागवत की उपाधि है, एक ही है। और महाशिव की उपाधि है, प्लस महाभाव की भी उपाधि है। और क्या है? प्राक परमेश्वर की उपाधि है, और कोसलाधिपति की उपाधि है, और सकल कोसलाधिपति की भी उपाधि है। ये सब ठीक बताऊंगा अभी आगे मैं ये। और एक क्या है? कोसल मंडलाधिपति और त्रिकलिंगाधिपति। ये सब इसी संबंधित है। राजधर्म क्या है इनका? वैष्णव है। और उनकी राजमुद्रा में जो है किसका? वो तो अंकन, वो तो उस वाले में चला गया ना। तो यहां पर क्या है? राजमुद्रा में क्या मिलेगा हमें? ये वो अलग अलग मिला है ये। एक तो जो है, एक तरफ गरुड़ मिलता है तिवरदेव का, अब उस तरफ महाशिव बलार्जुन का क्या मिलता है? वो वृषभ, कुकुदनुमा वृषभ, मतलब ठीक है, बैल का मिला है। और क्या मिला है? त्रिशूल। ठीक है, राजमुद्र मतलब जो राजा भी अपना सील प्रयोग करते थे, जैसे कि भारत सरकार का होता है ना, ये थप्पा लगाते हैं, ये वो राजमुद्र है बेसिकली, वैसे ही है। ठीक, और भाषा क्या है इनकी? संस्कृत। ठीक है, और एक बताया था मैंने, संज्ञा दिया था इनको, वो दो है। तो एक क्या है? महाशिव तिवरदेव के काल को क्या बोलते हैं? शासन काल को क्या बोलते हैं? पांडु वंश के उत्कर्ष काल। तो पांडु वंश के उत्कर्ष काल का मतलब क्या हुआ? पांडु वंश के उत्कर्ष काल का मतलब क्या हुआ? पांडु वंश के उत्कर्ष काल का मतलब किस कालखंड को बोलेंगे? तिवरदेव के कालखंड को वो। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसने कहा है ऐसा? प्यारेलाल ने, प्यारेलाल गुप्ता ने। ये दो तीन तरफ से अलग यूज कर रहा हूं ना। छत्तीसगढ़ का जो है स्वर्ण युग, तो छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसने कहा है? प्यारेलाल गुप्ता ने। ये बड़ा इतिहासकार है, प्राचीन छत्तीसगढ़ी किताब है इनकी है। ठीक है, और दक्षिण कोसल का स्वर्ण काल, दक्षिण कोसल का स्वर्ण काल, ये किसने कहा है? रमेंद्रनाथ मिश्रा और लक्ष्मीधर झा। ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, मतलब टिपिकली ध्यान रखेंगे कि अगर सेपरेट ऐसा पूछ दिया गया कि छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग, सिरपुर के पांडु वंश को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसने कहा? किसने कहा? प्यारेलाल गुप्ता ने कहा। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा है मैंने दक्षिण कोसल का स्वर्ण काल। दक्षिण कोसल के स्वर्ण काल सिरपुर के पांडु वंश को किसने कहा? रमेंद्रनाथ मिश्र और लक्ष्मीधर झा। दो बड़ी इतिहासकार है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है मंदिरों के, छत्तीसगढ़ में ईंट के मंदिरों का निर्माण काल प्रारंभ होता है किस कालखंड से? सिरपुर के पांडु वंश के कालखंड से। बड़ी मात्रा में यहां से क्या है? ईंटों के मंदिरों का निर्माण किया गया। ईंट मतलब लाल ईंट की बात कर रहे हैं, पक्की ईंट की बात कर रहे हैं। जिसमें कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर। किससे बना है ये? लाल ईंटों से मंदिर है ये। ठीक है, ये यहां से शुरुआत हुआ। अब उसमें पहले शासक मैंने क्या बताया? पहले कौन है? उदयन। तो उदयन के बारे में स्टोरी क्या बता चुका है? एक कलिंजर अभिलेख ये बताया था मैंने। ठीक है, क्या बताया मैंने? कलिंजर अभिलेख। ठीक है, अब कलिंजर अभिलेख में जो है कहां का है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, उसकी बताया था मैंने ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है कलिंजर अभिलेख जानकारी मिलता है कि वहां पर शासक कौन हुआ करता था? उदयन हुआ करता था। और उसमें जो है उसके पुत्र एक कौन? इंद्रबल। जब उनको राज क्षेत्र में उनका कुछ मतलब उनको प्राप्त नहीं हुआ तो किस तरफ आ गए? वो दक्षिण की तरफ आए, और वहां जो है उसने एक नई वंश, कौन सा? सिरपुर के पांडु वंश। पहले ये मुख्यतः मल्हार में थे, मल्हार वाले क्षेत्र में, और बाद में फिर कहां पर अधिकारी किया? सिरपुर में। तो क्या कहलाया फिर ये? सिरपुर के पांडु वंश। सिरपुर के पांडु वंश के जो है आदि पुरुष कौन है? उदयन है। और संस्थापक सिरपुर के पांडु वंश का वो कौन है? इंद्रबल। कौन है? इंद्रबल। ठीक है, अब इंद्रबल के बारे में बता चुका हूं मैं। क्या बातें हैं इसमें? एक तो जो है वो
सरबपुरी वंश के जो राजकुमारी से इनका विवाह हुआ है। पहले क्या थे, ये बड़ा अधिकारी थे। कौन सा अधिकारी? सरबपुरी वंश से बड़ा अधिकारी कौन था? सर्वाधिकाराधिकृत या सर्वाधिकाराधिकर्ता। ठीक। अब ये जो है लंबे समय तक शासन किया। इसके 4 पुत्र, इंद्रबल के कितने पुत्र है? 4 पुत्र। 4 पुत्र मीन्स एक नन्नराज है, दूसरा सुरबल है, तीसरा ईशान देव है, और क्या है? भवदेव रणकेसरी है। ठीक है, तो राजा कौन बनेगा? नन्नराज प्रथम। ठीक है, और इंद्रबल जो है अपने शासनकाल में एक नगर की स्थापना किया, जिनको क्या बोलते हैं? इंद्रपुर कहते हैं, जिनको वर्तमान में हम खरौद के रूप में जानते हैं ये। ठीक। और इसी के साथ साथ इनके पुत्र जो है ईशान देव, उनके द्वारा एक मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। कौन सा मंदिर? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मणेश्वर भगवान शिव का मंदिर, लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर, जहां पर 1 लाख चावल चढ़ाया जाता है, ऐसा कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लाखा चांवर मंदिर। लाखा चांवर मंदिर मतलब कौन की बात कर रहे हैं? लक्ष्मणेश्वर मंदिर के। तो एक्चुअल मंदिर में देखें तो फिर क्या है? इस लक्ष्मण मंदिर के पहले कालखंड का हुआ, समझा ना ये? तो इस कालखंड में अगर लेंगे, मान लो जैसे क्वेश्चन भी मान लो ऐसा पूछ दिया गया, 3-4 मंदिर का नाम दिया, जैसे एक मंदिर का नाम दे दिया इस तरफ, चलो इस तरफ ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर नंबर 1, ठीक है, या फिर उसके पहले और दे दिया, नंबर 1 दे दिया देवरानी जेठानी मंदिर दे दिया, नंबर 2 में दे दिया इस तरफ लक्ष्मणेश्वर मंदिर दे दिया। अब ऐसे कुछ सीधा सीधा जा रहा है। पहले नंबर दे दिया लक्ष्मण मंदिर, दूसरा नंबर दे दिया देवरानी जेठानी मंदिर, तीसरा नंबर दे दिया लक्ष्मणेश्वर मंदिर। अब पूछेगा नदी इन मंदिरों के जो है निर्माण का सही क्रम समझाइए, सही क्रम बताइए। समझ रहे जो कह रहा हूं मैं? ये मतलब क्वेश्चन कुछ एक ऐसे भी तरीका हो सकता है ये, ठीक है। तो दिमाग में रखना कि कालखंड को ध्यान में रखना है हमें ये। तो यहां पर पहले किसके बात कर रहे हैं हम? लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ये पहले है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहां पर है? ये खरौद में। तो उसमें जो है एक शिलालेख मिला हुआ है। किसका शिलालेख है वो? ईशान देव का शिलालेख है। वो किसी कालखंड में बात कर रहा हूं मैं? इस इंद्रबल के कालखंड में बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, इस समय तक ये। इसके बाद फिर जो है ये, ठीक है, इसके बाद अब चूंकि उन्होंने अपने राज्य का 4 भागों में विभाजन कर दिया और राजा बन गया, तो राजा कौन बन गया अब? नंदराज प्रथम। तो नंदराज प्रथम चूंकि वो ज्येष्ठ पुत्र था, इसीलिए क्या बन गए? वो राजा बन गए। और राजा बन करके जो है अपने भाइयों को क्या बना दिया? मंडलाधिपति बना दिया। राजा भाइयों को मिला क्या? मंडलाधिपति। और मंडलाधिपति बना करके जो उन्होंने राज्य का विस्तार किया। इनके 2 पुत्र है। इनके क्या है? 2 पुत्र। 2 पुत्र में पहला तो है इसमें गोद लिया हुआ था, कौन है? तीवरदेव। और उसके बाद में जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त। और इनके भाई 3 भाई आ गए इनके फस में, ठीक है। एक कौन है? सुरबल है, और ईशान देव है, और कौन है? भवदेव रणकेसरी है ये, ठीक है, जो क्या बने हैं? मंडलाधिपति। तो सब भाई ने अब राज्य का ठीक ठाक मात्रा में विस्तार कर लिया, ठीक है। एक भांडक शिलालेख है, उससे जानकारी मिलती है कि इन्नन राज के बाद जो है शासक कौन बने हैं? भवदेव रणकेसरी। कौन सा जो है कौन सा जो है शिलालेख की बात कर रहा हूं मैं? भांडक शिलालेख, ठीक है, इससे जानकारी मिलती है। अब उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ जाऊं, उसके बाद फिर आगे जो है कौन सत्ता में आए? महाशिव तीवरदेव। महाशिव बेसिकली इनकी एक उपाधि है। महाशिव बेसिकली इनके एक उपाधि है। और महाशिव के साथ साथ ये जो है अपने धर्म के विरुद्ध महाभाव, नहीं महाभाव, एक्चुअली उनकी उपाधि 2 तरह की उपाधि इनके ये। तो एक उपाधि इनके क्या है? महाभाव भी है। महाभाव समझ रहे ना ये? तो महाभाव मतलब क्या हुआ? भगवान विष्णु से संबंधित है। अब इनके जो है राज मुद्रा में फिर किसका अंकन होगा? गरुड़ का। इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो राजमुद्रा वाला याद हो जाएगा ये। उस तरफ वो महाबलार्जुन वाला क्या है? वो शैव धर्म को अनुयायी है, तो इसीलिए उनके जो है वो राजमुद्रा में किसका है? वो वृषभ का है और त्रिशूल का अंकन है। और यहाँ पर क्या है? गरुड़ वाला है। और हम लोग उसमें गरुड़ शंख चक्र वाला बात किए थे। गरुड़ शंख चक्र सिक्कों में अंकन किया था, किसने किया था? ये प्रसन्न मात्र ने किया था ना। तो ऐसे देखो, ऐसे याद करेंगे, थोड़ा कंपेयर करके तो याद करना हमारे लिए आसान रहेगा ये, मतलब कंफ्यूजन नहीं आएगा ये। तो यहां पर किसकी बात कर रहा हूं मैं? तीवरदेव की बात कर रहा हूं। तीवरदेव मीन्स क्या हुआ? एक तो क्या हम इनका पूरा नाम लेंगे क्या बोलते हैं? महाशिव तीवरदेव। तो महाशिव बेसिकली क्या है? एक उपाधि है। और इनके साथ साथ इनमें और एक उपाधि कौन सा जुड़ा होता है? महाभाव। एक क्या है? महाभाव है, ठीक है। एक क्या है? महाभाव है। और एक परम वैष्णव, एक जो है
परम वैष्णव। ये क्या है? परम वैष्णव। परम वैष्णव भी उनको उपाधि धारण करते हैं। अब इनके साथ साथ जो है इसमें इनके जो है एक कोसलाधिपति, क्या है? कोसलाधिपति। और एक साथ में क्या है? सकल कोसलाधिपति। ठीक है, एग्जाम में सब ये बार बार पूछा हुआ है, ये एग्जाम में सब क्या है? बार बार पूछा हुआ है। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? महाशिव तीवरदेव। ठीक, अब इन्होंने बहुत ठीक ठाक मात्रा में राज्य का विस्तार विस्तार तो पहले ही हो चुका है, मगर अब उसने क्या किया? राज्य को मजबूती दिया। एक ताम्रपत्र मिलता है, शिलालेख मिलता है, कहां से? आरंग से। कहां से? आरंग से। अब आरंग से जो ताम्रपत्र, आरंग से जो है क्या क्या मिल गया? पहले भी बात किया था मैंने, आरंग से भी क्या क्या मिला हुआ है? भीमसेन द्वितीय के ताम्रपत्र है। ठीक है, उसके बाद फिर सुदेवराज का भी वहां पर जो है ताम्रपत्र है। उसके बाद फिर जो है, ये किसके बात कर रहा हूं मैं? महाशिव तीवरदेव, उनका शिलालेख मिला। उसके बाद फिर कलचुरी शासक अमर सिंह, उसका भी मिला। समझा रहे ना? ये तो आरंग से संबंधित सब बातें ध्यान में रखेंगे। ये कई मंदिर भी है वहां पर, ये तो ये सब बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर इसने क्या? महाशिव तीवरदेव, इसने राज्य का विस्तार तो कर लिया है, दक्षिण कौशल मतलब पूरा कौशल वाले क्षेत्र पर पूरा अधिपत्य स्थापित कर लिया। कुछ सीमावर्ती मतलब कौन है? जैसे कि मैकल का भी क्षेत्र है, और कुछ इस तरफ उड़ीसा के उत्कल वाला भी क्षेत्र है, उस पर भी अधिकार कर लिया। और बड़े क्षेत्र पर अपना अधिपत्य स्थापित करके उसने एक उपाधि धारण किया, क्या? सकल कोसलाधिपति। तो सकल कोसलाधिपति। ठीक है, और दूसरा क्या है इनका? अभिलेखों में क्या है? सकल कोसलाधिपति, और राजमुद्रा में जो है कोसलाधिपति। दो चीज ध्यान रखेंगे, तो सकल कोसलाधिपति और साथ में जो है कोसलाधिपति। ठीक है, तो अभिलेखों में क्या है? सकल कोसलाधिपति है, और मुद्रा में, राजमुद्रा में क्या है इनके? कोसलाधिपति। तो पर महाशिव किसकी उपाधि हुआ? तीवरदेव की उपाधि हुआ। महाशिव किसकी उपाधि है? तीवरदेव की उपाधि है। ठीक है, महाभव किसकी उपाधि है? तीवरदेव की उपाधि है। ठीक है, परम वैष्णव किसकी उपाधि है? तीवरदेव की उपाधि है। कोसलाधिपति किसकी उपाधि है? तीवरदेव की उपाधि है। सकल कोसलाधिपति किसकी उपाधि है? तीवरदेव की उपाधि है। एक ही व्यक्ति इतने सारे उपाधि है। ठीक, ठीक। मतलब ये कह सकते हैं कि इस समय तक इनके शासनकाल में जो है राज्य का ठीक ठाक मतलब विस्तार हो चुका है, और साथ में जो है अब कई अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी वजह से जो है इनके शासनकाल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल भी कहते हैं। ये समझ में आ रहा है यहां तक? ये ठीक है। अब इसके बाद फिर कौन सत्ता में आया? क्या नाम है? नंदराज द्वितीय। नंदराज द्वितीय, ये तीवरदेव का पुत्र है और उनका उत्तराधिकारी। सेनाकपात अभिलेख, किनके बात कर रहा हूं मैं? सेनाकपात अभिलेख। ठीक है, एक हम लोग भांडक शिलालेख की बात की है कुछ देर पहले। ये किसका संबंधित है? ये भवदेव रणकेसरी का। ठीक, ये ऐसे याद कर लेंगे, अच्छी बात है ये। ठीक है, अब आरंग ताम्रपत्र तो बहुत ऐसे गिने चुने हो गए हैं बड़ी मात्रा में, तो उसमें धीरे करके भूल जाएगा, वो कंफ्यूजन करेगा। तो जो टिपिकल है उनको याद कर लेंगे ये। ठीक है, तो एक किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेनाकपात अब ताम्रपत्र, सेनाकपात अभिलेख, और एक जो है अड़भाल अभिलेख। अड़भाल ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, बहुत पुराना जगह है एक्चुअल में ये। ठीक है, पुराना है, पर कई मंदिर मिले उसे। अड़भार में भगवान शिव का ही मंदिर मिला है, प्राचीन, मतलब बहुत पुराना मंदिर। किसके बात कर रहा हूं मैं? अड़भार। ठीक है, जांजगीर में ये। तो अड़भार, तो अड़भार से जो है एक अड़भार से जो है एक ताम्रपत्र, और एक कौन सा बताया मैंने? सेनाकपात। कौन सा है? सेनाकपात। ठीक है, तो महाशिव तीवरदेव के बाद राजा कौन बना? नंदराज द्वितीय। नंदराज द्वितीय जो है, इन्होंने भी सभाई के उतना ही क्षेत्र जो महाशिव तीवरदेव के पास था, वो पूरा क्षेत्र किसको मिल गया? नंदराज द्वितीय को। तो सभाई के बड़े क्षेत्र पाकर क्या किया? उसने एक अलग उपाधि धारण किया। कौन सा? कोसल मंडलाधिपति है। इनकी उपाधि क्या है? कोसल मंडलाधिपति। कोसल मंडलाधिपति।
तो स्वाभाविक इससे स्पष्ट है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है छोटा छोटा मंडल रहा होगा और उसके जो है अधिपति रहे होंगे। ठीक है, उस मंडल के जो है मंडल के कुछ अधिकारी, राजा, छोटा राजा, तो उस छोटे राजाओं के ऊपर किसने शासन किया? इस बड़े राजा ने। बड़े राजा मतलब किन की बात कर रहे हैं? नंदराज द्वितीय। और इसीलिए जो है इसने उपाधि धारण कर लिया, कौन सा? कोसल मंडलाधिपति। कोसल क्षेत्र में जितने मंडल है उन सबके अधिपति। और पहले वाला क्या था? सकल कोसलाधिपति या फिर कोसलाधिपति। ठीक है, तो अभिलेखों में जो है क्या है? सकल कोसलाधिपति, और ताम्रपत्रों उस राजमुद्रा में क्या है? कोसलाधिपति है। और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सकल कोसल मंडलाधिपति। कोसल मंडलाधिपति है। तो क्या क्या बताया मैंने इसमें? एक सेनक पाठ अभिलेख है और दूसरा कौन सा है? अड़भार ताम्रपत्र है। ठीक है, जानकारी मिलता है कि इन्होंने अड़भार में जो है शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कौन? नंदराज द्वितीय। तो पहले कौन हो गया? उदयन। उदयन के बाद फिर कौन है? इंद्रबल। फिर कौन है? नंदराज प्रथम। फिर कौन है? भवदेव रणकेसरी। फिर कौन है? महाशिव तीवरदेव। फिर कौन है? नंदराज द्वितीय। ठीक है, नंदराज द्वितीय। अब नंदराज द्वितीय के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त। ठीक है, बहुत लंबे समय तक शासन किए, ये कोई स्पष्टता नहीं है, अल्पकाल के लिए। ठीक है, और ये कौन था? हाँ, उसका चाचा हुआ करता था। ठीक है, उसे कोई पुत्र नहीं थे नंदराज द्वितीय के। ठीक है, अब उस स्वयं को क्या बोलते थे? बताया था मैंने, स्वयं को क्या बोलते हैं? योग्य पिता के योग्य पुत्र, जिनका कोई ठीक है। इसके बाद कौन आ गया? चंद्रगुप्त। ठीक है, मगर इसकी भी बहुत स्पष्टता नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था है, ज्यादा चाचा है, मतलब क्या है, समझ में आ रहा नहीं है। तो लंबे समय तक शासन नहीं किया। इसके बाद सत्ता जो है किसको प्राप्त हुआ? हर्षगुप्त को। ये बड़ा शक्तिशाली है। ये हर्षगुप्त बड़ा शक्तिशाली है, मगर समस्या ये है इसके शासन काल के समय समकालीन जो है, अब बड़े बड़े जो है और कई क्षेत्र में बड़े बड़े शासक है। ये राष्ट्रीय स्तर में बड़े शासक इस समय किनकी बात कर रहा हूं मैं? हर्षगुप्त के समय। किस समय की बात कर रहा हूं मैं? हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त मतलब कब की बात कर रहे हैं? लगभग हम जो है 6वीं सदी के अंत की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 6वीं सदी के अंत की बात कर रहे हैं। अब 6वीं सदी के अंत में अगर देखा जाए तो उस समय जो दक्षिण में इस तरफ चालुक्य वंश है, दक्षिण वाले क्षेत्र में कौन है? चालुक्य वंश है। ठीक है, इसको ऐसा समझ ले, तो यहां पर एक क्या है? मौखरी वंश है। यहां पर कौन है? मौखरी है। यहां पर एक और क्षेत्रीय वंश है, चलता है भट्टार। यहां पर कौन है? मैं छोटा क्षेत्र बस ले रहा हूं ना, पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश। ठीक है, और यहां दक्षिण वाला क्षेत्र है चालुक्य। दक्षिण में कौन है? चालुक्य। और भी कई है, उसमें से कुछ कुछ बस। और ये हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। तो यहां पर कौन है? नल है। और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम? सिरपुर के पांडु। सिरपुर के पांडु। और नल में अभी समझ लो कुछ समय बाद जो है विलासतुन सत्ता में आएगा, कुछ समय वो बाद राजा बनेगा। और यहां पर कौन है? हर्षगुप्त की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो मौखरी वंश। तो मौखरी वंश में शासक कौन है? सूर्यवर्मन। समकालीन शासक कौन है? सूर्यवर्मन। और उसकी पुत्री का नाम वाष्टा देवी है। ठीक है, उनकी पुत्री कौन है? वाष्टा देवी। और सूर्यपुत्र के बाद वहां जो है ग्रहवर्मन करके है, और उनकी पत्नी जो है उस तरफ हर्षगुप्त है ना, उनकी बहन हर्षवर्धन का ये। तो ये सब बहुत सगे संबंधी, मतलब इस तरफ कन्नौज और इस तरफ ये पुष्यभूति। ठीक है, और इस तरफ मौखरी और इस तरफ छत्तीसगढ़ में सिरपुर के पांडुवंश। ठीक है, एक तरह सगे संबंधी जैसे हुए। एक तरफ समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हर्षगुप्त बड़ा शक्तिशाली शासक रहा है।
ठीक है, बड़ा शक्तिशाली था। और इसी वजह से जो है ये इनके जो समकालीन जो शक्तिशाली शासक थे उनसे उनका संबंध ठीक ठाक रहा। ये जिनके उल्लेख नेपाल के एक शिलालेख में जो है किस राजा का उल्लेख मिलता है छत्तीसगढ़ के, हर्षगुप्त का। ये ठीक है। अब हर्षगुप्त का विवाह किससे हो गया, वाष्टा देवी, ठीक है, मौखरी राजकुमारी वाष्टा देवी से उनका विवाह हुआ। ठीक है, और इसके जो है 2 पुत्र हुए, इनके जो है नहीं, और उसमें उसके पहले और इसने 2 उपाधि धारण किया। हर्षगुप्त जो है 2 उपाधि धारण किया। एक कौन सा है, त्रिकलिंगाधिपति, एक क्या है, त्रिकलिंगाधिपति, और दूसरा क्या है, प्राक परमेश्वर। और प्राक परमेश्वर मतलब कौन, भगवान शिव। आद्य रूप किसको बोलते हैं, आद्य रूप कहते हैं ना, जैसे वो तालागांव में जो मूर्ति मिला हुआ है, भगवान शिव को रुद्र रूप, रुद्र रूप अघोरा भी कहते हैं ना ये। और प्राक परमेश्वर मतलब पुराना भगवान कौन है, शिव भगवान। ठीक है। अब जैसे छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो जनजाति वाले जो बेल्ट है पूरा, जो सब किसकी पूजा करते हैं मुख्य रूप से, भगवान शिव का। वो लिंगोपेन, ठीक है, वो कौन है, भगवान शिव है, यही है ना ये। ठीक है, घोटुल का देवता। ठीक, तो क्या है, हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त की उपाधि क्या है, त्रिकलिंगाधिपति है। अब त्रिकलिंगाधिपति मतलब कौन कौन हुआ, कोसल वाला क्षेत्र हो गया, एक कोसल और उत्कल और एक कलिंग, 3। इसे उस पूरे क्षेत्र पर इनका अधिकार है ये, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंग मतलब कलिंग, उत्कल और कौशल। इस पूरे क्षेत्र पर अधिपत्य किसका है, हर्षगुप्त, इसीलिए क्या है, त्रिकलिंगाधिपति। ठीक, दूसरा उपाधि क्या है इनका, प्राक परमेश्वर। दूसरा क्या है, प्राक परमेश्वर। और उसके बाद मगर जैसे बताया मैंने कि इनकी जल्दी से मृत्यु हो जाती है। इनके कितने पुत्र है, 2 पुत्र है। एक पुत्र का नाम क्या है, जो बल में अर्जुन के समान है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, बलार्जुन कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, बलार्जुन। और जिनकी उपाधि क्या है, एक महाशिव की उपाधि है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, महाशिवगुप्त बलार्जुन। क्या बोलते हैं, महाशिवगुप्त बलार्जुन। ठीक, महाशिवगुप्त बलार्जुन। तो अब इसकी मृत्यु के बाद, हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद जो है सत्ता पे तो कोई बच्चे हैं भी, कि पुत्र क्या है, बच्चे हैं, इसीलिए जो है इनकी पत्नी मीन्स राजमाता वास्ता देवी जो है महाशिवगुप्त बलार्जुन के संरक्षक के रूप में शासक किसको बनाया, महाशिवगुप्त बलार्जुन को वो। ठीक है, और जब तक वो जो है युवावस्था को प्राप्त नहीं हुए उस समय तक जो है अपने संरक्षण में रख करके शासन का संचालन किया। इसने, वास्ता देवी ने। और हर्षगुप्त की स्मृति मतलब अपनी पत्नी हर्षगुप्त की स्मृति में उन्होंने एक मंदिर महानदी के तट पर, ठीक है, लगभग कहते हैं कि 695 के आसपास, 695 के आसपास वो मंदिर का निर्माण करवाया गया, प्रारंभ हुआ। ठीक है, मतलब कब की बात कर रहा हूं, 6वीं सदी के अंत में जो है इनके प्रारंभ, जो निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, और 7वीं सदी के बिल्कुल पूर्वार्ध में ये निर्माण पूरा हो गया। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये किस नदी के किनारे, महानदी के किनारे ये। ठीक है, उस मंदिर के बारे में डिटेल से बात करेंगे हम लोग आज। ठीक है, वो तो निर्माण किसने प्रारंभ करवाया, वास्ता देवी ने। तो उस समय तक जब निर्माण पूरा हुआ तो उस समय तक जो है वास्तविक सत्ता का संचालन कौन कर रहा था, महाशिवगुप्त बलार्जुन। जब निर्माण पूरा हुआ उस समय की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ये। तो निर्माण में तो टाइम लगेगा ना। ठीक है, जैसे कभी गंगा नदी में जो है बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है, तो पता भी होगा, न्यूज देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, इस तरह से है। तो ठीक ठीक, अब शासनकाल किसका आ गया, महाशिवगुप्त बलार्जुन का। यहां से लिखना है कुछ, यहां से लिखना है ना। ठीक, यहां से ये इसके बाद ज्यादा कुछ में है नहीं है, तो आप लोग यहां से लिखिए। किनकी बात कर रहा हूं मैं, महाशिवगुप्त बलार्जुन।
इसकी डिटेल्स कल बता दिया था मैंने, पूरा इसकी पूरी स्टोरी बताया था मैंने, क्या क्या है, हो गया ना। ठीक, अब इसमें जो है एक तो सबसे पहले क्या है इनका, क्योंकि बल में क्या है अर्जुन के समान है ये, बचपन में कह देते हैं इनको, बाल्यकाल से धनुष विद्या में निपुण होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, बलार्जुन। और चूंकि इनकी उपाधि क्या है, महाशिव है, एक उपाधि इनका, एक उपाधि क्या है, महाशिव है, इसीलिए जो है इसका पूर्ण नाम क्या होता है, महाशिव गुप्त क्या है, बलार्जुन। महाशिव गुप्त बलार्जुन। ठीक, और इसकी दो उपाधि है, एक उपाधि मैंने क्या बताया, महाशिव, इसको ऐसे लेता हूं मैं यहीं पर, इनकी उपाधि, दो उपाधि है, एक क्या है, एक तो किसका है, महाशिव की उपाधि है पहला, और दूसरी उपाधि जो है इनका परम महेश्वर, परम महेश्वर। ठीक, दो उपाधि इनकी है। और किस किस धर्म संबंध, किस धर्म के अनुयायी है ये, इसका धर्म ऐसे लिख देता हूं सीधा मैं, धर्म क्या है, शैव धर्म का अनुयायी, शैव धर्म का अनुयायी है, तो स्वाभाविक है इसकी राजमुद्रा में क्या रहेगा, राजमुद्रा में क्या मिलेगा हमें, दो चीज मिलेगा, कुकुद नुमा वृषभ, ठीक है, ठीक है, कुकुदनुमा वृषभ मतलब सांड, ठीक है, उसको वो डिल वाला बैल बड़ा, समझते हैं ना ये, ठीक है, बैल नंदी, अब इसको शॉर्ट में कह देते हैं भगवान, नंदी भगवान, ठीक है, और दूसरा क्या है, त्रिशूल, इसका अंकन है राजमुद्रा में ये, ठीक है, और गरुड़ का अंकन किसका था, राजमुद्रा में गरुड़ किसका, तीवर देव का, ऐसे याद करेंगे ये, ठीक है। तो दो उपाधि है, एक कौन सा हुआ, परम महेश्वर, और दूसरा कौन सा है, महाशिव का ये, ठीक। अब उसके बाद फिर जो है ठीक, आगे बढ़ जाऊं मैं, हो गया, जल्दी करो, हो गया, लिख रहे हैं, हाँ, हो गया ना। अब इसकी जानकारी जो मिलती है हमें ये, एक तो इस समय तक जो है इनके राज्य क्षेत्र का विस्तार, विस्तार कहां तक है, संपूर्ण कोसल क्षेत्र, संपूर्ण कोसल और कलिंग उत्कल और मैकल का सीमावर्ती क्षेत्र,
ठीक, दूसरी बात में ये इसके बारे में जो जानकारी मिलती है और इनके ताम्रपत्र और इसका अभिलेख है ये, तो दो अभिलेख, एक तो क्या है इनके अभिलेख, तो दो अभिलेख है, एक जो है लक्ष्मण मंदिर शिलालेख प्राप्त हुआ, और एक जो है सेनक पाठ, ये क्या है सेनक पाठ अभिलेख। ठीक, और इनका जो अभिलेख है वो प्रारंभ होता है ओम नमः शिवाय से। अभिलेख ओम नमः शिवाय, सॉरी, ऐसा प्रारंभ होता है ये भी लिखते होंगे आप लोग कॉपी में, जय माता दी लिखते हैं, जय सरस्वती मैया लिख देते हैं, ठीक है, ज्ञान देंगे, ठीक, इस तरह से। तो वो क्या है ओम नमः शिवाय। ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसके जो है इसके जो है ताम्रपत्र मिला हुआ है तिरपुर से, मल्हार से और बुंदा, ताम्रपत्र। ताम्रपत्र में जो है 3 जगहों से मिला, तिरपुर में एक 27 जो है ताम्रपत्र मिला हुआ है, मतलब गुथे हुए एक्चुअल में एक साथ, समझ पा रहे ना, ये ऐसे जत्था मिला हुआ है। एक ताम्रपत्र मतलब क्या है, पट्टी है बेसिकली वो, ठीक है, तो 27 ताम पट्टी एक साथ ऐसे गुथा हुआ, ऐसे चूड़ी से, मतलब बड़ा सा ऐसे गोल सा एक तार बना दिया गया चूड़ी के जैसा, और उसमें पूरा ऐसे एक साथ गूंथ दिया गया, इसको 27 ताम्रपत्र को, ये मिला हुआ है कहां से, सिरपुर से। ये सिरपुर से 27 ताम्र पत्र निधि, ऐसा लिखा जाता है एक्चुअली इनको। निधि मतलब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया ना, मूल्यवान है काफी ये, ठीक है, सिरपुर से मिला। और वैसे जो है इनके दूसरा मल्हार से और बुंदा, कहां से, मल्हार, एक मल्हार से और एक बुंडा, बुंडा से प्राप्त, ठीक है। अभिलेख हो गया, और उनकी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी एक मुद्रा, मुद्रा प्राप्त हुआ है, मुद्रा। अभी मुद्रा प्राप्त हुआ है बालपुर से, बालपुर से जो है बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम है इसका, क्या बोलते हैं, केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा है। सब टर्म्स है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यही पूछते हैं, केसरी लेख युक्त क्या है, स्वर्ण मुद्रा है, ठीक। अब इस स्वर्ण मुद्रा में जो है अंकन है, इसी में जो है अंकन है, इसमें अंकन है अंकन में तो समझते हैं ना, ये उत्कीर्ण है उस पर, ये मतलब अंकित कर देना, जैसे कि भी सिक्के हैं, ठीक है। अब ये सब क्या है, अंकन है, ये समझ में आ रहा है ना, इस तरह से ये तो बोलते हैं अंकन करना ये। तो इसमें अंकन में क्या है, 2 चीज बताया मैंने, एक कौन सा है, कुकुद नुमा वृषभ,
वृषभ मतलब बैल, तो सांड कह देता हूं मैं, ठीक। और दूसरा क्या है, त्रिशूल। दूसरा क्या है, त्रिशूल। ठीक, ये हो गया। अब इसके बारे में जानकारी जो है और कौन देता है, हेन सांग देता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया, हो गया, ठीक। अब इसके समय जो है जानकारी हमें किससे मिलती है, हेन सांग के यात्रा वृत्तांत। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, सी यू की, ठीक है। ये उनका यात्रा वृत्तांत का नाम है ये। और इसी में छत्तीसगढ़ के लिए इसने क्या शब्द प्रयोग किया है, छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, कि या नहीं, इसको छूट गया क्या, ऐसा लेते हैं ये, ठीक है। और इसमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, किस समय आया है ये, सातवीं 639 में आया है ये छत्तीसगढ़ प्रयोग आया है 639 में। इनका जो है छत्तीसगढ़ प्रवास कब हुआ है, 639 ईस्वी में। और कहां पर प्रवास किए, दो जगहों पर, एक सिरपुर और दूसरा कौन सा है, मल्हार। उस समय जो है सिरपुर एक महत्वपूर्ण बौद्ध कला केंद्र हुआ करता था, और वैसे जो है ये मल्हार भी, दोनों सेम स्थिति है, ठीक है। और कौन आया, हेनसंग। किस सदी की बात कर रहे हैं हम इसमें, ये 7वीं सदी हुआ, ठीक। अब क्या बताता है इसके बलार्जुन के बारे में, मतलब अब इसमें दक्षिण कोसल के शासक के बारे में जानकारी मिलता है ये। अब इसकी जो है तो दक्षिण कोसल के शासक, दक्षिण कोसल के शासक क्षत्रिय धर्मात्मा है। सभी धर्मों पर आस्था है, बौद्ध धर्म पर विश्वास करता है। और क्या जानकारी दिया उसने, इसके शासन काल में बौद्ध विहार और स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, हालांकि इसमें नाम का उल्लेख नहीं मिलता है ये, मतलब दक्षिण कोसल के शासक कौन थे ये जानकारी नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही बताया है कि उसने बौद्ध विहार और विहू और स्तूप, और साथ में इसमें जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति भी ले सकते हैं, यहां पर लेता हूं मैं स्तूप
तथा भगवान बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कराया है। कहां की बात कर रहे हैं हम? सिरपुर की बात कर रहे हैं। और वहां जो पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला हुआ है उससे बिल्कुल पुष्टि भी होती है उनकी। बड़ी मात्रा में बिहार के साक्ष्य है, बताऊंगा भी, उस तरफ कल स्थापत्य कराऊंगा उसमें, उस कालखंड में ये। ठीक है, तो उसमें कई विहार है। स्वास्तिक विहार है, आनंद प्रभु विहार, कुटी विहार है, तीवर विहार है, ठीक है, और बोधिसत्व का विहार है, बौद्ध भिक्षुणियों का विहार है। वहां पर एक मूर्ति मिली है, बहुत बहुत धातु की, बहुत अच्छी मूर्ति, जो ब्रिटिश चले गए हैं, तारा देवी की मूर्ति है। बौद्ध भिक्षु तारा देवी, बहुत मतलब महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षुणी। ठीक है, और इस समय जो है हम कब की बात कर रहे हैं? 7वीं सदी में। तो 7वीं सदी में जो है वो सिरपुर और ये पूरा छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, और 7वीं सदी तक अगर देखें तो बौद्ध धर्म के जो है 3 शाखा मान। पहले तो क्या है? पुराना वाला। तो पुराना वाला कौन सा है? हीनयान वाला, पुराना धर्म वाला हुआ। और उसके बाद फिर जो नया वाला रूप आया था, पहली सदी के बाद जो है जो नए रूप जो आया, तो नए रूप कौन सा है? महायान वाला। तो छत्तीसगढ़ में जो है बेसिकली वो महायान जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, उनका विस्तार है बेसिकली ये। समझ रहा है? तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल क्षेत्र में, फिर जिनमें सिरपुर है, मल्हार है, आसपास के क्षेत्र में जो स्तूप, ये फिर जो विहार बने हैं, वो समानता किसके है? महायान के है ये। ठीक है, मगर इसके साथ साथ जो है 7वीं 8वीं सदी तक जो है उसमें एक नया रूप, और उसमें तंत्रवाद भी जुड़ गया था। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वज्रयान। उनको क्या बोलते हैं? वज्रयान। समझ में आ रहा है ये? तो इसमें जो है ये दक्षिण कोसल में, विशेष रूप से कहां पर? सिरपुर में। ठीक है, तब जब इसमें 53 से लेकर के 56 तक डॉक्टर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने वहां पर उत्खनन करवाया, सागर विश्वविद्यालय के जो है तत्वाधान में और इसके नेतृत्व में। किनकी बात कर रहा हूं मैं? डॉक्टर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, उनके द्वारा उत्खनन करवाया गया। कहां पर? सिरपुर के एक बड़े क्षेत्र का। तो वहां पर कई स्थापत्य मिले हैं, ये कई विहार मिले हैं, कई स्तूप के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, और भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां इनमें से। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो ये सब किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं हम लगभग? ये महाश्रीगुप्ता बलार्जुन के शासनकाल की बात कर रहे हैं ये। ठीक, ये हो गया इनमें से। इसके बाद फिर जो है इसमें और भी कई है। ठीक है, तो एक तो क्या बताया मैंने? तो इस समय तक अगर देखा जाए, सिरपुर एक महत्वपूर्ण जो है बौद्ध कला केंद्र है ये। मल्हार भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। वैसे ही जो है अब सिरपुर में फिर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत से साक्ष्य है, हिंदू धर्म से संबंधित तो कई साक्ष्य है यहाँ पर। ये भगवान शिव की भी कई मूर्तियां हैं यहाँ पर, भगवान विष्णु की भी कई मूर्तियां हैं। ठीक है, और इन मूर्ति जो मंदिर बनाए हैं, तो मंदिर को सजाने के लिए क्या करते हैं? ये छोटी छोटी मूर्तियों का प्रयोग करते हैं ये। और छोटी छोटी मूर्ति मतलब किसका? देवी देवताओं का, हिंदी देवी देवताओं का। वो समझ रहे हैं ये फिर जो है कुछ पत्तों से सजाया गया है। ठीक है, कभी अगर गूगल में सर्च कर देखेंगे लक्ष्मण मंदिर को, तो एक बार मंदिर को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा उनकी स्ट्रक्चर किस तरह का है ये। ठीक है, तो वो सब किस कालखंड के है? इसी कालखंड में है ये। तो सिरपुर के बारे में पूछा, मतलब कोई भी ऐसे शहर नगर के बारे में कर, जैसे सिरपुर है, तो सिरपुर जो है किस धर्म से संबंधित? तो लगभग सभी धर्म में कुछ ना कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं। मतलब इनसे हिंदू धर्म से संबंधित, तो उसमें शैव धर्म का भी है, शक्ति से भी संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, और जैन धर्म से संबंधित वहां भी उनके मिले हुए है कई उनकी मूर्तियां। समझ में जो कह रहा हूं मैं ये? तो प्रश्न अगर ऐसे भी पूछे कि ये जो पर्टिकुलर एक केंद्र जो है वो किस किस रूप में विख्यात थे? हिंदू धार्मिक केंद्र के रूप में, हिंदू सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में, और जैन धर्म के केंद्र के रूप में। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं ये भी ध्यान में रखना है ये। तो क्या क्या बताया मैंने इसमें? तो एक तो क्या हुआ, ये सब किसकी जानकारी मिल रही है हमें? ये हेनसांग ने। तो हेनसांग ने क्या बताया कि यहाँ के जो शासक है वो क्षत्रिय है, धर्मात्मा है। ठीक है, सभी धर्मों पर वो उनकी आस्था है, और बौद्ध धर्म पर वो विश्वास करते हैं ये। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उनके शासनकाल में बहुत बड़ी मात्रा में जो है क्या बनाया गया है? बौद्ध विहार बनाया है, स्तूप का निर्माण करवाया है, और साथ में बौद्ध भगवान बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां बनाए हैं। ऐसा कौन बताता है? ये हेनसांग। ठीक, ये हो गया ये। अब उसके बाद फिर जो है इनके कुछ कुछ और भी है, मतलब मुख्य कार्य यही है ये। अब इसके बाद मैं आगे घटनाक्रम ले रहा हूं मैं ये।
इसके बाद तक, इस समय तक, क्योंकि बहुत लंबे समय तक शासन किया किसने, महासेनगुप्त बलार्जुन ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। मगर इसके शासन काल के जो है उत्तरार्ध कालखंड आया, ठीक है, शासन के उत्तरार्ध काल में जो है इस तरफ दक्षिण की तरफ से जो है आक्रमण होना शुरू हो गया। दक्षिण की तरफ से आक्रमण होने का मतलब क्या हुआ, किसको ऐसा ऐसा समझिए, इनमें इनको ऐसा समझे तो यहां पर छत्तीसगढ़, तो यहां पर कौन है, नल, और यहां पर कौन है, दक्षिण कोसल, पांडु वाले शासक हमारा, ठीक है। दक्षिण की तरफ से जो है केवल नलों की समस्या, ऐसा नहीं है ये, तो यहां से जो है केवल नलों का ही आक्रमण हुआ, ऐसा नहीं है ये। नल तो आक्रमण किए ही किए, और कहां तक जीत लिया उसने, राजिम तक अधिकार कर लिया। किसने, नलों ने अधिकार कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो सिरपुर के पांडु वंश के जो राज्य क्षेत्र है, अब क्या है, वो सिमट रहा है बेसिकली। उनके राज्य क्षेत्र क्या हो रहा है, सिमट रहा है। सिमट होने का मतलब क्या है कि अब वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मगर पीछे की तरफ भी आगे, उधर सबसे ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते, इस तरफ भी अब साइड में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर मैकल क्षेत्र पर भी जो एक दूसरा और राजवंश वहां पर जो शासन करने की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। किनका, नहीं फणी थोड़ा बाद में आएगा, सैल वंश। इस क्षेत्र पर थोड़ा सा कौन है, सैल वंश, समझा रहे हैं। 7वीं सदी के आसपास तक वहां पर जो है शुरुआत किसका हो जाता है, यहां पर सैल वंश की शुरुआत हो जाता है। ये 7वीं सदी के आसपास, ये मतलब कौन सा, दुर्ग उधर आगे वाले क्षेत्र में, रघुली वाले क्षेत्र में ये, ठीक है। और इस तरफ अब तो स्वाभाविक इस तरफ विस्तार नहीं कर सकते, दक्षिण की तरफ से जो है क्या हो रहा है, उनका दबाव बढ़ते जा रहा है, संघर्ष हो रहा है, किससे, नलों से। ये और नल जो है राजिम तक का पूरा क्षेत्र है, और ये अब राजिम का मतलब क्या है, पूरा गरियाबंद वाला क्षेत्र, ठीक है। तो गरियाबंद और ये उधर रायपुर के दक्षिणी क्षेत्र, वहां फिर क्या दक्षिण तक पूरा अधिकार, मतलब बालोद वगैरह क्षेत्र है, कांकेर, वो सब किसके, नल के पास आ गया, ठीक है। तो अब ये क्षेत्र पर दक्षिण की तरफ वो नहीं जा सकते, तो अब इनका क्या है, इनका इस तरफ केवल अब पूर्व की तरफ ही इनका विस्तार हो सकता है, या फिर वही क्षेत्र बचा हुआ है। इसीलिए जो है अब वो शासक जो है धीरे धीरे किस तरफ जाएंगे, सिरपुर के पांडु वंश के शासक किस तरफ, उनका क्षेत्र बचा रहेगा, पूर्व की तरफ बचा रहेगा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये। अब इसीलिए जो है अब ये धीरे धीरे किस तरह अपने राज्य का विस्तार, राज्य उनका प्रसार, राज्य मुख किस तरफ सरकते जा रहा है, पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ मतलब अब धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ में जो सोमवंश, जो पहले सिरपुर महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, मगर अब धीरे धीरे जो है उनका केंद्र किस तरफ जाएगा, उड़ीसा के तरफ, उड़ीसा की तरफ जाएगा। और वहां पर फिर धीरे धीरे वही वो लोग जो है, जो पहले जो है सिरपुर में शासन करते थे, जिनको हम सिरपुर के पांडु वंश कहते थे, आगे चल करके जो है वो स्वयं को जो है इस सिरपुर के जो पांडु वंश वाला हिस्सा हुआ करता था, उससे वो स्वयं को अलग करना शुरू कर दिया। और एक नई वंश जिनका क्षेत्र मुख्यतः कहां पर है, उड़ीसा वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। इसीलिए उस क्षेत्र को, इसीलिए उस वंश को कुछ लोग क्या बोल देते हैं, उड़ीसा के सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश, क्योंकि इनकी उपाधि क्या है, त्रिकलिंगाधिपति है। इनकी उपाधि क्या है, त्रिकलिंगाधिपति है। इसीलिए उनको फिर आगे क्या जाना, किस नाम से जाना गया, त्रिकलिंगाधिपति सोमवंश, जिनकी राजधानी पहले जो है विनीतपुर हुआ करता था, बाद में ययाति नगर हुआ, और वहां से कहां तक फाइनली वो भुवनेश्वर तक, मतलब पूरी तरह से उड़ीसा में ही सिमट गए, ठीक है। और उस समय तक इस तरफ के जो है, जो पश्चिम की तरफ के जो क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र पर इस तरफ पाली में जो है बानवस ने अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये बना हुआ है ये, मगर फिर भी कुछ क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ में उनका, ये जो क्षेत्र है इस पर उनका आधिपत्य छत्तीसगढ़ में बना रहा, लंबे समय तक बना रहा। किस समय तक बना रहा, जब तक यह कलचुरी उनको अंतिम रूप से परास्त नहीं किए। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। तो इस समय तक जो है नलों का भी इस तरफ से आक्रमण, और इस तरफ दक्षिण में और बड़ा शासक कौन है, पुलकेशिन द्वितीय है। कौन है, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। और उत्तर में यहां पर हर्ष, यहां पर कौन है, हर्षवर्धन है, पुष्यभूति वंश, हाँ उसी का हर्षवर्धन। इन दोनों में क्या है, लगातार संघर्ष हो रहा है राज्य विस्तार के लिए। तो उसी क्रम में क्या है, दो शासक हमारा, एक नल वाला क्षेत्र और दूसरा कौन सा है, दक्षिण कोसल। क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एक क्या है, अब इसके साथ में लगातार क्या है, यह संघर्ष बना रहा,
लगातार ये संघर्ष बने रहे और इसी बीच फिर क्या हुआ, कभी पुलकेशिन द्वितीय का जो है संघर्ष किससे हो रहा है, नलों के साथ में, तो कभी जो है वो दक्षिण कोसल, और फाइनली क्या है, मुख्य संघर्ष किसके बीच में है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। मगर साथ में क्षेत्रीय स्तर पर जो छोटे शासक है उससे भी ये लगातार क्या है, संघर्ष कर रहे हैं राज्य विस्तार के लिए। इस समय तक धीरे धीरे करके जो है दक्षिण में एक और शासक, बड़ा शक्तिशाली शासक किसका उदय हो गया है, चोल वंश का उदय हो गया। किसका, चोल वंश का। और चोल वंश भी जो है लगातार दक्षिण को बहुत परेशान, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को बहुत परेशान किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चोल वंश ने भी छत्तीसगढ़ में आक्रमण किए। तो क्या क्या हो गया एग्जैक्टली, कि अब सिरपुर के पांडु वंश का जो है उनका पतन हो रहा है। पतन हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कि अभी तक महाशिवगुप्त बलार्जुन जो है, जो लंबे समय तक शासन किया था, अब वो क्या है, बुजुर्ग होने के कगार में चला गया। बुजुर्ग हो जो है मतलब क्या है, कमजोर हो चुका है ये, ठीक है। बुजुर्ग हो गया मतलब क्या है, कमजोर हो चुका है। तो उसी कमजोरी, तो कमजोर हो गया तो उसी समय अंतिम 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 शासन काल में, कालखंड के सबसे अंतिम दौर चल रहा था, उसी बीच पुलकेशिन द्वितीय भी उस पर आक्रमण किया, ठीक है। और नल को तो पहले पराजित किए, उसके बाद फिर कहां तक, दक्षिण कौशल पर को पराजित किए। हालांकि उस क्षेत्र पर अपना अधिशासन या फिर अधिपत्य स्थापित नहीं किया, मतलब उन्होंने यहां पर अपने राज्य मिला लिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफिकली जो है बहुत दुर्बल से दुर्गम क्षेत्र है ये, ठीक है। तो उस दक्षिण से जो है, इस दक्षिणी क्षेत्र से यहां इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य बनाए रखना ये बड़ी मुश्किल काम है। ये जीत लेना एक अलग बात, बनाए रखना एक अलग बात ये, ठीक है। और इसीलिए जो है पुलकेशिन द्वितीय के उनके दरबारी कवि हुआ करते थे रवि कीर्ति, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे रवि कीर्ति। उनके द्वारा पुलकेशिन द्वितीय के जो क्षेत्र जीते हुए थे, उन जीते हुए क्षेत्र की जो है प्रशंसा करते हुए उन्होंने एक अभिलेख लिखा। कौन सा अभिलेख, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है, किनकी बात कर रहा हूं मैं, रवि कीर्ति की एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, एहोल कर्नाटक का, एहोल अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, महाशिवगुप्त एक पराजित शासक के रूप में उल्लेख मिलता है। ये मतलब ये शासक हार चुका है ये, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है सत्ता में आए, इसके बाद फिर जो है सत्ता में कौन आया, कुछ समय के लिए नाम मात्र का सही, ठीक है। सत्ता में कौन आया, भवदेव भवदत्त रणकेसरी, भवदत्त रणकेसरी, ठीक है। मगर अब शासक इनका राज्य क्षेत्र बहुत कमजोर हो गया है, ठीक। मगर चूंकि जो है महाशिवगुप्त बलार्जुन का जो शासन काल जो है बहुत लंबे समय का शासन काल रहा है, और कई बड़ी जो है उसमें स्थापत्य और निर्माण हुए, मंदिरों का निर्माण हुआ। इनके बेसिस पर जो है इस महाशिवगुप्त बलार्जुन के शासन काल को, तो यहां पर फिर लिख रहा हूं ना, इनके शासन काल को दो अलग अलग रूप में देखा जाता है। ये इनके शासन काल को जो है दो महत्वपूर्ण रूप में, ये एक दो रूप इनके ये, ठीक है। बलार्जुन का शासन, ऐसे कर लेता हूं मैं, क्या संख्या मिलता है, एक क्या है, प्राचीन क्या टर्म से यह है, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग। पहला क्या है, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग। और ये किसने कहा ऐसे, प्यारेलाल गुप्ता।
और दूसरा जो है ये इस तरफ, दूसरा दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल। ये कौन कहता है? क्या नाम बताया मैंने? डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र और लक्ष्मीधर झा। ठीक है, हो गया? जल्दी करो। हो गया? ठीक। और इसके बाद कुछ समय का शासन किसने किया? भवदत्त रणकेसरी है। ये कौन है? उनका भाई है। और इसके बाद फिर अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन? शिवनंदी। शिवनंदी के समय जो है क्या है, ये जो है सिरपुर के पांडु वंश का अंतिम शासक। ठीक, हो गया? अब इसके बाद फिर जो है थोड़ा सा इनका जो है वो शासन व्यवस्था और उसकी कला स्थापत्य वाला मंदिर, जो जहां तक एग्जाम में पूछता है उनको लेकर के। हो गया? हो गया? आगे लिखो। अब इनकी शासन व्यवस्था, सिर्फ अधिकारी का नाम है जो एग्जाम में पूछा गया है ज्यादातर। हम क्या बता रहे हैं? सिरपुर के पांडु वंश शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था तो एक तो स्वाभाविक इसमें क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण, राजा जो है, तो राज्य का मुखिया एक पहले कौन है? राजा। एक क्या है? राज्य का प्रमुख है। और ये राजा जो है धर्म शास्त्र और स्मृति ग्रंथों द्वारा, कारोदर नहीं, ग्रंथों के अनुसार शासन का संचालन। ठीक है, मतलब ये है राजा जो है मनमाना नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि राजा को क्या देना है? न्याय देना है, तो ये मनमाना नहीं कर सकता। तो ये किसके अनुसार शासन करेगा? धर्मशास्त्र के अनुसार में शासन करेगा। ठीक है, तो भारत में जैसे कि न्याय देने वाला, तो भारत में न्याय की देवी, भारत के पहले क्या मानते थे, पहले क्या सुनते थे कि भारत में न्याय की देवी जो है, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायालय मूर्ति है, ठीक है, तो वहां पर क्या है?
न्याय की देवी जो है तराजू जो है पकड़ करके जो है नाप जो करता है, सही क्या और गलत क्या तौलता है, ठीक है। और उसमें पर वो आंख में पट्टी बंधी होती है, ठीक है। और एक हाथ में दंड देने के लिए क्या है, तलवार, ऐसे वाला है, ऐसे वाला ये, यही है ना ये। मगर अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। अब वो तराजू जो है, तराजू क्या है, पकड़ी हुई तराजू क्या है, बिल्कुल बैलेंस है, संतुलित करना है, ये तोलना है बराबर, ठीक है। और दूसरी तरफ आंख से बिल्कुल खुली हुई है, न्याय देते समय हम देखते रहे ये, ठीक है। ठीक ठाक पहन भी रखे हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है, अब तलवार नहीं है, अब क्या है, संविधान है ये, यही स्थिति है ना ये, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें जो है ये, ठीक। तो यहां पर भी सेम स्थिति है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार में, धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथों के अनुसार क्या है, शासन करते हैं। और विशेष रूप से कौन, महाशिवगुप्त बलार्जुन और कौन, तीवरदेव और नंदराज द्वितीय, और सभी लोग ठीक ठाक मात्रा में, कुछ तो कुछ कमजोर हुए, उनकी तो बात ही नहीं है, ठीक। राजा हो गया। अब राजा की सहायता के लिए क्या होते हैं, अधिकारी और कर्मचारी। राजा की सहायता के लिए क्या है, सहायता और सलाह के लिए, इसके लिए क्या होंगे, अधिकारी कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी। इसमें कुछ कुछ नाम लिख रहा हूं मैं ये, फिर बाकी मैं बोलूंगा और फटाफट आप लोग लिखेंगे ये। एक जो है महासामंत, एक जो है कौन है, महासामंत। महासामंत सब समझ में आ रहा होगा, सामंती क्षेत्र का बड़ा अधिकारी है, ठीक है। दूसरा इसमें है सेनापति, इससे भी स्पष्ट है ये, इसमें कुछ नया बात नहीं है, सेना का जो प्रधान है। एक दूसरा तीसरा है समाहर्ता, ये समाहर्ता, ये समाहर्ता बहुत पुराना नाम है, कर निर्धारण का प्रमुख अधिकारी। ये कौन है, कर निर्धारण का प्रमुख अधिकारी। ये बिल्कुल याद कर लिए रहेंगे, ये उधर सभी जगह पर काम आने वाले हैं, कलचुरी में जाएंगे तो भी यही काम आने वाला है, समाहारता। और एक जो है सन्निधाता, एक किसको लिखता हूं मैं, यहां ले लेता हूं, एक कौन है, सन्निधाता। ये जो है आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला, आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी, ठीक है। और वैसे जो है दंड नायक, रज्जुक, तकरक, दंड नायक, ये क्या है, न्याय से संबंधित अधिकारी। और दंड नायक भी है, और साथ दंड नायक और रज्जुक, ये दोनों जो है किससे, न्याय से संबंधित अधिकारी। ठीक है। और एक जो है सकरक या कर्णिक और ग्रामकुट, सकरक, सकरण है कि सकरक, हाँ सकरक, या फिर बोलते हैं कर्णिक, और एक होता है ग्रामकुट। उसके बाद फिर कुछ अन्य अधिकारी लिख लेंगे आप लोग, अन्य कर्मचारी, ऐसा करके तो कुछ नाम बता रहा हूं मैं, अन्य। इसको में लिखिए आप लोग, नंबर 1 नंबर 2 ऐसा करके लिख लीजिए। हो गया। अन्य अधिकारी, दोणाग्र नायक, पहले लिखिए दोणाग्र नायक,
नाम है तो क्या करूंगा इसका, द्रोणाग्र नायक। हाँ, एक अधिकारी का नाम मिलता है द्रोणाग्र नायक। दवारिक, एक नाम लिख दिया द्रोणाग्र नायक, दूसरा दवारिक, ये तो समझ में आ जाएगा ना। ये क्या है, दवारिक। अब दवारिक मतलब कौन है, रक्षा करने वाला, द्वार का। ठीक। गणिक, गणिक मतलब कौन, खजांची। गणिक। और राहसिक, राहसिक, राह का अधिकारी, राहसिक, राहसिक। ठीक है। और चाट और भट्ट, ये तो फेवरेट व्यक्ति है, फेवरेट अधिकारी है जो बड़ी मातम चाटता भी है, मतलब रिश्वत लेता है। ठीक है। वो क्या नाम, बाण भट्ट जो है वो बड़ा अच्छा बताता है। बाण, ईशान, ईशान देव है कि ना, सिरपुर के मंदिर में जो लेख मिलते हैं ना, ईशान देव नाम, वो बाण भट्ट का बहुत परम मित्र है। ठीक है। बाण भट्ट का बहुत परम मित्र कौन, ईशान। बाल भट्ट तो बावला हो गया था और ये भी बावला हो गया था, ऐसे कहते हैं। ये बावला होने का मतलब भटकते रहते थे, घूमते रहते, नाच गान देखने और करने वाले में ऐसे ही है। तबला बजाना, मंजीरा बजाना, ढोलक मंजीरा, ये सब वाहिद थे लोग ये। ठीक है। तो क्या क्या बता दिया मैंने, दवारिक हो गया, ठीक है, रासिक, चाट, भट्ट हो गया। अब इनकी इकाई लिख लो, क्षेत्र प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई। वो पहली वाला इकाई जो लिखे लगभग वैसी चलेगा अभी ये। ठीक है। नंबर पहले इकाई, प्रशासनिक इकाई, इसको ऐसे लिख देंगे, प्रशासनिक इकाई। तो सबसे बड़ा में क्या है, राष्ट्र है। राष्ट्र के नीचे क्या होता है, वो विषय है क्या, हाँ विषय। और विषय के नीचे भुक्ति या भोग, ये कुछ लोग उसको आगे पीछे भी कर देते हैं पर वैसा नहीं है, भोग या फिर बेसिकली क्या है, भुक्ति, ऐसा है। और इसके नीचे क्या है, आहार है ना, आहार के नीचे ग्राम है, ऐसा। ये क्या हो गया, इनके शासन की इकाई हो गया। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी से लिखिए आप लोग, मैं बताते जा रहा हूं फटाफट। अब उसमें थोड़ा सा लिखाऊंगा, मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज, थोड़ा सी बचा हुआ है। मेन स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं किन की बात कर रहा हूं, आगे ले लूं। ठीक। सिरपुर के पांडुवंश का कला और स्थापत्य। इसमें बहुत सारे मीटर और भी लेंगे आपको, तो जहां जहां पर लिखना है ना, वो इसी हिस्से में उसको जोड़ते चले जाएंगे ये। अब कला स्थापत्य की बात कर रहा हूं, मतलब मैं इसमें अब कला से संबंधित, जो स्थापत्य संबंधित जितने सारे बातें हैं वो सब इसमें जुड़ते चले जाना है ये। ठीक। जैसे इस सिरपुर के पांडु का जो शासन काल है लगभग किस सदी का है, 5वीं सदी के जो है बिल्कुल उत्तरार्ध से लेकर के ये कब तक, 7वीं 8वीं सदी तक मान के चलो। वो कब तक है, 8वीं सदी तक। हालांकि 8वीं सदी तक बहुत नहीं पहुंच पाया है ये। ठीक। तो उस समय तक समझ लो कि गुप्त काल का जो है वो बेसिकली उत्तरार्ध काल था। गुप्त काल का जो है उत्तरार्ध काल है बेसिकली ये, उत्तर गुप्त काल कहते हैं उनको। वो समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो पहले जो गुप्त काल, मुख्य गुप्त काल मतलब समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त, मगर बाद में जो है जैसे कि इसमें पुरुगुप्त है, विष्णुगुप्त, अंतिम भानुगुप्त, भी वो सब क्या है अंतिम, तो उससे क्या बोलते हैं, गुप्त काल का उत्तरार्ध। ठीक है। तो गुप्त काल के उत्तरार्ध में जो मंदिर बनाए और उसके पूर्वार्ध में जो मंदिर बनाए, दोनों में डिफरेंसेस है ये। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो छत्तीसगढ़ में जो है, जो हमें जो मंदिर मिलता है, चाहे स्थापत्य जो संरचना मिलती है छत्तीसगढ़ में जो है, चाहे कोई भी स्थापत्य हो या फिर कोई भी मंदिर हो, तो उस पर प्रभाव जो है गुप्त काल में, जो उत्तरोत्तर गुप्त काल था, उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल का समझ में आ रहा है ये, जो मुख्य शासक थे उस समय मंदिर बनाए गए। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम तो नहीं, रुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त
होता है, उनके शासनकाल में क्या है, बहुत बड़े संरचना बना है ये, मगर उसमें चूंकि संपन्नता अधिक था, मगर बाद में संपन्नता जो है कम हुआ, तो उसमें मंदिर जो है उतने अधिक भव्य नहीं बनाए गए। तो कहना समझ आ रहा नहीं है, उतनी अधिक भव्यता नहीं था। तो जिस समय भव्यता नहीं था उसी कालखंड की हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो है ये सब क्या है, मंदिरों की निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है। ये उत्तर गुप्तकालीन शैली का प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा, ठीक। और इसी वजह से जो है छत्तीसगढ़ में उस समय जो है मंदिर निर्माण में जो है मुख्यतः किसका प्रयोग किया गया, ईंटों का प्रयोग किया गया। मुख्यतः किसका प्रयोग किया गया, ईंट। और ईंट मतलब कौन सा, विशेष रूप से कौन सा ईंट, लाल रंग पके हुए ईंट, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें जो 7वीं सदी के आसपास, मतलब 6वीं सदी का जो अंत है और उस तरफ 7वीं सदी में पूरा जितने भी मंदिर बनाए गए सब समानता किससे बनाए गए हैं, वो ईंटों से बने हुए हैं ये। और इसी वजह से सिरपुर के पांडु वंश के जो शासनकाल को, ठीक, छत्तीसगढ़ में, प्राचीन छत्तीसगढ़ में ईंट से बने मंदिरों के प्रारंभ का काल भी इसी वजह से माना जाता है ये, ठीक। तो बेसिक्स क्या है इसके, ये सबसे महत्वपूर्ण जो इनका जो आधार मिला है, वो आधार क्या है, एक्चुअल में इनकी कला स्थापत्य का आधार क्या है, उत्तर गुप्त उत्तर गुप्तकालीन कला स्थापत्य। यहां से ये, ठीक, मुख्य जो आधार मिला यहीं से मिला ये। अब इसमें जो है दो जगहों पर, ये दो जगह नहीं कई जगह है एक्चुअल में, तो उसमें जो आधार ले रहा हूं मैं ये, एक जो है सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या मिला, सबसे महत्वपूर्ण कहां है, सिरपुर में। ये सिरपुर का जो है दो कई बार उत्खनन करवाया है, तो उसमें कुछ प्रमुख ले रहा हूं मैं ये। इसमें जो है सागर विश्वविद्यालय, इनकी बात कर रहा हूं मैं, सागर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में, और डॉक्टर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित नेतृत्व उत्खनन, कब की बात कर रहा हूं इसमें। और उत्खनन जो हुआ है, सबसे पहले उत्खनन है ये छत्तीसगढ़ में, इसके पहले जो है और क्षेत्र के बड़े उत्खनन नहीं हुआ था लार्ज स्केल में। ये 1953 से लेकर के जो है 56 तक, बाद में और भी कई और क्षेत्रों का, घरोरा है बालोद का, वहां पर उत्खनन हुआ, आरंग का उत्खनन हुआ, कई क्षेत्रों का ये। तो एक पहला सेगमेंट लिया मैंने ये, एक ही ये। और उसके बाद फिर जो है और भी कई स्तर में ये, एक जो है बोधिसत्व नागार्जुन स्मारक शोध संस्थान है नागपुर का, उसने भी उत्खनन करवाया, कहां पर, सिरपुर में। और उसके बाद फिर जो है अभी वर्तमान में जैसे कि जो अरुण कुमार एक बड़ा पुरातत्वविद है, उसने भी उत्खनन करवाया। इससे जुड़े कौन कौन रहे, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित जुड़े रहे, ठीक है। और बाद में इस पर बाद में जो है एक बड़ा जो है और पुरातत्व शास्त्री है, जिनको बोलते हैं जगपति जोशी। क्या नाम है, डॉक्टर जगपति जोशी, जगपति जोशी, और प्रोफेसर अरुण कुमार, सबके नेतृत्व में क्या हुआ है, कई बार अलग अलग अवधि में ना, ये सब क्या है, अलग अलग अवधि में उत्खनन, ठीक। तब सिरपुर से जो है कई संरचनाएं प्राप्त हुआ है, इसमें कई स्थापत्य की जानकारी। आप लोग जल्दी जल्दी लीजिए इसको, वो ठीक, कि मैं बोलता चले जाऊं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। बोलूं, जल्दी होगा, ठीक। लिखिए, उत्खनन हो गया, तो क्या यहां तक लिख दिया मैंने, ठीक। अब इसमें जो है लिखिए, इसके बाद आगे लिखिए इसमें ये,
इधर लिखे हुए मैंने स्थापत्य की जानकारी। अब इसी के आगे आप लोग कंटिन्यू ऐसे डेस्क करके लिखिए, जो भी तरीके से पॉइंट आउट करके लिखना है ये, ठीक है। एक लिखिए शिव मंदिर, ऐसे डेस्क करते लिखते चले जाएंगे इसे। एक डेस्क किए शिव मंदिर। ये सब जो है हमें उत्खनन में प्राप्त हुआ है, उनकी संरचना प्राप्त हुआ कहां पर से, सिरपुर में, ठीक है। ठीक, वहीं पर लिखे फुसेरा में विष्णु मंदिर। फुसेरा वो सिरपुर के बिल्कुल निकट क्षेत्र है, ये गांव है फुसेरा, वहां विष्णु मंदिर, वहां पर क्या है, विष्णु मंदिर। एग्जाम में पूछा भी गया था कुछ दिन पहले हाल ही में ये, ठीक। बौद्ध विहार, जैन विहार, प्रधानमंत्री का निवास, प्रधानमंत्री के निवास का साक्ष्य, नगर का बाजार क्षेत्र, ठीक है। ये सब मिला हुआ है ये। उसके बाद फिर लिखिए बौद्ध स्मारक, मेन हेडिंग बौद्ध स्मारक, बौद्ध स्मारक। और उसमें लिखिए पहले बौद्ध भिक्षु विहार या आनंद प्रभु कुटी विहार, बौद्ध भिक्षु विहार या फिर आनंद प्रभु कुटी विहार, ये हुआ। दूसरा स्वास्तिक विहार, फिर नंदी स्वास्तिक विहार, फिर तीवर देव विहार, तीवर देव विहार, फिर पद्मपाणि विहार, पद्मपाणि, ठीक। ये सब क्या है, बौद्ध स्मारक है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें हिंदू मंदिर, ये सब साक्ष्य वहीं से मिले हैं ये, ठीक। तो पहले क्या है, लक्ष्मण मंदिर, तब क्या है, लक्ष्मण मंदिर, और सिरपुर ना, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, और राम मंदिर सिरपुर, त्रिदेव त्रिदेव मंदिर सिरपुर, बालेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर, बालेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर, गंधेश्वर महादेव मंदिर पलारी, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, और एक जो है इंदल देव या इंदल देव ऑब्लिक करके छोटा स्टिका, ये सब एग्जाम में आजकल पूछ रहे हैं, छोटा स्टिका, या फिर बोलते हैं इनको अंदल देव, फिर बोलते हैं इनको एक है अंडल देव मंदिर, छोटा स्टिका या फिर अंडल देव मंदिर, ठीक। ये हो गया, वो खरौद में है। दो नाम मिल, दो भी कह सकते हैं इनको, अंदल भी कहे, दो सर्वे ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ऐसे लिखा हुआ मिलता है एक्चुअल में, इसको अंदल भी कह सकते हैं आप, ऐसे कहा जाता है, ऐसा अंदल देव मंदिर, ऐसा है ये, ठीक है। छोटा स्टिकर भी कहते हैं इनको, एक नाम ये मिलता है, और एक है अंदल देव मंदिर, ठीक। ये हो गया। किसकी बात किया मैंने, सब ये स्थापत्य मंदिर वाला हुआ, ठीक। और यही जो है लिखी इसमें एक मंदिर और लिखी इसमें बागे, तो थोड़ा डिटेल लिख लेते हैं उनके ये। एक लिखो लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ब्रैकेट में 6वीं सदी, खरौद जांजगीर, ठीक। उसमें डेस्क करके किसान देव द्वारा निर्मित, भगवान शिव को समर्पित मंदिर, उपनाम लाखा चावर मंदिर के रूप में विख्यात, लाखा चावर मंदिर के रूप में, लाखा चाउर मंदिर के रूप में विख्यात, जीर्णोद्धार कलचुरी शासक रत्नदेव थर्ड,
के सेनापति गंगाधर राव द्वारा। कितना क्या छूटा? क्या बोला मैंने? ये कह रहा हूं लाखा चावर मंदिर के रूप में विख्यात ये हो गया कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के द्वारा जीर्णोद्धार। ठीक, और थोड़ा जल्दी लिखिए। लक्ष्मण मंदिर का अन्य नाम, ऐसा भी एग्जाम में अगर पूछ दिया कि मंदिर नाम आना चाहिए, एक लखनेश्वर मंदिर, इसी को बोलते हैं लखनेश्वर मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, और लक्षलिंग महादेव मंदिर, और दूसरा कहते हैं ईशानेश्वर मंदिर। ये सब किसके नाम है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। तो ये पहले बना मंदिर है ना, ये 6वीं सदी का। उसके बाद फिर आगे इसमें लिखिए लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। ठीक है, हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे 695 में निर्मित, 695। सिक्स नहीं, 595, सॉरी 595, 6 नहीं 5 लिखिए। इसमें लिखिए महानदी के तट पर उत्तर गुप्तकालीन मंदिरों का श्रेष्ठ उदाहरण, उत्तर गुप्तकालीन मंदिर का श्रेष्ठ उदाहरण। किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं? उत्तर गुप्त काल। लाल ईंटों से बनी मंदिर, लाल ईंटों से बनी मंदिर, हर्षगुप्त की पत्नी वास्ता देवी द्वारा पति की स्मृति में निर्माण। ठीक, अब डेस्क करके शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे नागर शैली, नागर शैली में बनी। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा से अलंकित, से अलंकृत, फिर से बहुत सारी बात बता रहे हैं इसमें। ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों व विभिन्न हिंदू देवी देवताओं से अलंकृत, मतलब उनको सजाया गया है। मंदिर देखे ना बाहर, उसमें क्या लिखा होता है सब वो। ठीक, हो गया। इसके बारे में बहुत कुछ लिख लेते हैं। अब एक मूर्ति लिख लीजिए, हेडिंग देंगे मूर्ति। मैं छोड़ रहा हूं इसको, कल मैं थोड़ा सा और बता दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, मूर्ति तो क्या है? पाषाण मूर्ति, पाषाण मूर्ति, पत्थरों की मूर्ति और धातुओं की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति तो बहुत है, ठीक है, उसमें पत्थर की मूर्ति को उदाहरण लिख लेंगे देश करके। लक्ष्मण मंदिर में काले पत्थर की मूर्ति, ठीक। अब धातु की मूर्ति में, उसमें लिखिए सिरपुर में प्राप्त तारा देवी की मूर्ति, ठीक।
और बहुत से हैं। बहुत से का मतलब ये है, फुसेरा से विष्णु की मूर्ति, धातु में, धातु की बात कर रहा हूं, उधर पत्थर बात तो छोड़ दो। मंजूश्री, बौद्ध भिक्षु, उनकी मूर्ति, मंजूश्री की मूर्ति, बोधिसत्व की मूर्ति, अंबिका देवी की मूर्ति, अंबिका देवी की मूर्ति, ब्रैकेट में जैन धर्म, अंबिका देवी जो है जैन धर्म संबंधित, उसकी मूर्ति मिली। ठीक है, बाकी जो है हम लोग अब कल करेंगे। ठीक है, ये लगभग कंप्लीट है, लगभग कंप्लीट है ये। ठीक, अब कल जब इसमें शुरुआत करेंगे तो छोटे छोटे हिस्सा बाकी है। मैकल के पांडुवंश वाला है, उसका वो हिस्सा है हो गया, और वो फिर आगे मुख्यतः हम पढ़ेंगे किसका, श्री कलिंगाधिपति सोमवंश को। ठीक है, थैंक यू।